Okay, class 10th, we'll continue with this chapter, Nelson Mandela. हो गया था. This page also we have completed. This also we have completed. Okay, this. Now, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Now, वो कहते हैं कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरा ये जो मेरा फ्रीडम जो था ये एक इल्यूजन था कि मैं फ्री हूँ. When I discovered it as a young man that my freedom had already been taken from me. ना वो कहते हैं कि जब मुझे पता लगा कि ये मेरा जो फ्रीडम है बिल्कुल ये फ्रीडम जो है मेरा ये इल्यूजन है मेरा, that I began to hunger for it. अब मेरे अंदर वो जो इम्पोर्टेंट चीज थी, जो फ्रीडम पाने की आशा जो थी, now it gets more bold. At first as a student I wanted freedom only for myself. छोटे में जब मैं बच्चा था तब मैं जो फ्रीडम मुझे मेरे लिए चाहिए थी. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. जहां पर भी मैं जा सकूं. मेरे लिए फ्रीडम क्या था कि जो भी मैं खाना चाहूं खा सकूं या जाना चाहूं जा सकूं. लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, लेकिन जॉन्सबर्ग में जब मैं यंग हुआ, I aimed for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, यंग हुआ, जॉनबर्ग में मैं जब आया, मैं कमाना चाहता था, मैं फैमिली बनाना चाहता था, मुझे इसकी फ्रीडम चाहिए थी. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैं अकेला नहीं था जिसकी जो फ्रीडम है वो ले ली गई थी. But the freedom of everyone who looked like I did, जो भी मेरे जैसा दिखता था उन सब की फ्रीडम ले ली गई थी. That is when I joined the African National Congress, और इसीलिए मैंने AFC ज्वाइन किया. And that is when my hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. और जब ये जो मेरी फ्रीडम पाने की भूख थी ये बड़ी, यही मेरे देश के लिए भी बड़ी. It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. और मुझे किसने मोटिवेट किया? इट वॉज द डिजायर ऑफ फ्रीडम ने, कि हम भी वैसे ही जिए, वैसे ही हमारी लाइफ हो विद द डिग्निटी, रेस्पेक्ट के साथ. दैट ट्रांसफॉर्म फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. ये तो मैंने पढ़ाई दिया था क्रिटिकल. आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल. दिस तो वी हैव कंप्लीटेड. I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. जब मुझे मेरे लिए फ्रीडम की जरूरत थी, जब मैं यंग हो गया, मुझे फ्रीडम की डिजायर्स हो गई, मुझे फ्रीडम का मतलब समझ में आ गया, तब मुझे फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे उन लोगों के लिए भी चाहिए थी जो मेरे जैसे दिखते थे. Freedom is individual. The chains on everyone, on my people, were the chains on all them. फ्रीडम एक ऐसी चेन है, एक ऐसी चीज है, इट इज इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देती है, वो चेन टू चेन, जैसे चेन में एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है. तो अगर मैं फ्री होंगी, मेरा बच्चा फ्री होगा, अगर मेरे पापा फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ. इस तरीके से एक चेन थी. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. A man who takes away the another man's. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि a man, एक आदमी जिसने दूसरे इंसान की फ्रीडम ले ली है. यहाँ पर अ मैन कौन है? यहाँ पर व्हाइट मैन, व्हाइट अमेरिकन जो है. और किसकी फ्रीडम ले ली है? ब्लैक अमेरिकन की. वो क्या होता है? इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. दोनों के दोनों प्रिजनर है किसके? नफरत के. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड. दोनों के दोनों की जो सोच है वो बहुत ही कंप्रेस्ड है, बहुत ही नैरो माइंडेड लोग हो जाते हैं वो. तो अगर ये जो फ्रीडम है इसकी वजह से क्या है कि हेट्रेड के भी प्रिजनर बन जाते हैं. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड. प्रेजुडिस मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है.
आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं फ्री हूँ, जबकि अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले लूँ तो मैं किसका प्रिजनर बन जाता हूँ? मैं हेट्रेड का प्रिजनर बन जाता हूँ, मैं नफरत का प्रिजनर बन जाता हूँ। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं फ्री हूँ? जिसकी फ्रीडम मैंने ली है वो भी हेट्रेड, वो तो फ्रीडम है ही नहीं उसके पास, और इसके अलावा उसकी भी नफरत में, वो खुद अपनी नफरत में कैद हो जाता है। और क्योंकि मैंने जिसकी फ्रीडम ली है उससे मैं नफरत करता हूँ, तो मैं खुद अपने आप को एक प्रिजनर बना लेता हूँ, एक हेट्रेड का। तो आई कैन नॉट फ्री लाइक, just as surely I am not free from my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor are like are robbed of their humanity। और इससे क्या होता है? ह्यूमैनिटी इनह्यूमन बन जाती है, ह्यूमैनिटी की नाम की जो चिड़िया है वो उड़ जाती है। So this is okay, very good. The chapter gets ends. We'll discuss the question answers one by one. Okay. So, thank you. There's one more. This poem is also there. That is homophones. A tiger in the zoo. He stalks in his vivid stripes. He यानी यहाँ पर क्या है कि this poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat। टाइगर को देखा है आप सभी ने, और जू के टाइगर को भी देखा है। So the poem contrast, एक contrast है, एक comparison है, a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat। किन दो टाइगर्स का ये कंट्रास्ट है? एक तो वो टाइगर जो जू के अंदर है, और एक वो टाइगर जो नेचुरल हैबिटेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो जंगल में है। तो दोनों टाइगर्स के जो कंट्रास्ट है, जो कंपैरिजन है, वहां यहाँ पर वही किया गया है। ठीक है, अ टाइगर इन द जू, ये है ये जो एक्सप्लेन द एगोनी एंड द हेल्पलेसनेस ऑफ द केज टाइगर हु लिव्स इन अ जू। जू के जो टाइगर होते हैं वो कितने हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें वो स्ट्रॉन्गनेस तो है, वो करेज तो है, लेकिन क्योंकि वो जू के पिंजरे में बंद होते हैं तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। और अगर पोएट जो है वो ये दर्शाना चाहते हैं कि एक फ्री एनिमल क्या कर सकता है, और उसी स्ट्रॉन्ग एनिमल को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या होता है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन। सिर्फ फन के लिए ही हम बंद करते हैं उनको, तो ये इसके लिए है। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet white in his white ray। तो यहाँ पर स्टॉक्स, STALKS, स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलोज, विविड मतलब होता है ब्राइट कलर्ड, पैड्स यानी पॉज ऑफ टाइगर, पंजे, और रेग यानी एंगर। Here the poet says that the tiger that is confined into the zoo moves around in the cage under his bright colored skin। ये यहाँ पर वो कौन से टाइगर की बात कर रहे हैं? जो जू के अंदर है, जो पिंजरे के अंदर है। He stalks, वो फॉलो कर रहा है, किस टाइगर जो है वो अपने ही पिंजरे में इधर से उधर मूव हो रहा है। The poet says that the tiger that is confined into the zoo moves around in the cage under his bright colored skin। He further says that the tiger can take only a few steps, the few steps of his cage, कुछ ही steps वो ले सकता है। He further says that the tiger can take only a few steps because the cage is small of his cage, क्योंकि केज इतना बड़ा तो है नहीं, तो थोड़ा सा स्टेप, थोड़ा सा मतलब 10 या 12 या 15, इससे ज्यादा तो नहीं होता, स्टेप्स नहीं ले सकता। So he is saying that the tiger can take only a few steps because the cage is small and is not easy to move in it। One cannot hear his footsteps because he was very soft feet, like velvet। Now he is saying on pads of velvet white। अगर आपने शेर टाइगर के जो पंजे हैं वो बहुत पैडी होते हैं, है ना, वेलवेट जैसे सॉफ्ट होते हैं, तो नोबडी कैन लिसन,
इसीलिए जब जंगल में भी जब जो टाइगर है वो शिकार करते हैं तो जो जानवर हैं उनको समझ नहीं आता। हालांकि जानवर जो होते हैं उनकी हियरिंग पावर जो है वो, उनका जो सेंस है, हियरिंग सेंस है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इसीलिए समझ नहीं आता जब एकदम से टाइगर आ गया, क्योंकि उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पॉज हैं वो बहुत पैडी हैं। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर ना, on pads of velvet twice in his quiet rage. Rage का मतलब होता है गुस्सा। अब quiet rage का मतलब the tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. He is angry because he is not free. He should be lurking in shadow. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now, he should lurking in shadows. इसका मतलब lurking का मतलब होता है to be hidden as a bait for your prey. The poet says that if the tiger was free, अब यहाँ पर क्या है, वो इसका कंपैरिजन, टाइगर जो कि जू के अंदर है उसका कंपैरिजन उस टाइगर से कर रहा है कि अगर ये फ्री होता, the poet says that if the tiger was free, he would have hide himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as a food. अगर he should be lurking in shadow, अपने आप को वो छुपा लेता किसी लॉन्ग ग्रास के पीछे, नियर द वाटर होल, कहीं पानी आसपास के पास, where plump deer pass, जहां से वो अपना शिकार करता. The poet says that if this tiger was free, he would have hid himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it its food. Basically, the poet wants to say that the actual life of tiger is to live in the jungle where he could catch his prey and eat it. But the tiger in the cage cannot do so. लेकिन जो tiger cage के अंदर बंद है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. Now, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. The poet says that if the tiger would have been free, he would have snarled. Snarl का मतलब होता है warning sounds, वो जो गर्राना होता है, गुर्राना होता है. Around the houses located at the outskirts of the forest. फॉरेस्ट के आसपास जो भी घर होते हैं उन वहां तक उसकी आवाज गूंजती. He would terrorize people. Terrorize people यानी वो डराता उन लोगों को जो उस विलेज में रहते हैं. विलेज यानी यहाँ पर है जो जंगल के आसपास रहते हैं. He would terrorize people with his sharp tooth and claws. वो अपने sharp tooth से और claws से, पंजों से लोगों को डराता. This would create fear among the people living in the village. और इससे क्या होता, जो लोग आसपास में वहां रह रहे हैं उनको इसका डर होता. किसका? इस टाइगर का. लेकिन जो केज के अंदर जो टाइगर है लोग उसको देखने के लिए जाते हैं. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars. Now the poet comes to the reality of the tiger that is inside the cage. उस केज के अंदर जो टाइगर है उससे उसकी तुलना कर रहे हैं और रियल बातें ये कह रहे हैं. He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of strong building material. बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग वो है उससे. He should snarling houses ना, but he is looked in a concrete cell. Concrete cell मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत सेल के अंदर वो बंद है. His strength behind bars, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसकी जो करेज है, वो आज बार्स का मतलब होता है सलाखों के पीछे है. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. और वो क्या कर सकता है, सिर्फ अपने केज के अंदर घूम फिर सकता है और विजिटर्स जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं उसको इग्नोर कर सकता है. He says that now the poetess says that tiger is confined in a strong cell which is made of a strong building material. He further says that as the tiger is behind bars, so his strength is also get limited. He just stalks. स्टॉक्स का मतलब होता है आना, मतलब
movement. He just talks in the cage. He never tries to terrorize the people because his power is restricted by the cage. वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, उस सेल के अंदर घूम सकता है. और क्योंकि वो लोगों को अपना, ये जो विजिटर्स हैं वो लोगों को अपना फियर नहीं दिखा सकता, तो वो क्या कर सकता है, he can only ignore visitors. Therefore, he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. He hears the last voice at night, the patrolling cars and the stairs with his brilliant eyes as the brilliant stars. The poet says that in the night the tiger hears the sound of patrolling cars. Patrolling cars होते हैं जो राउंड लेते हैं रात को, जो पुलिस की वैन होती है या जीप होती है, वो ये देखते हैं that everything is fine or not, तो that is known as patrolling के लिए जाते हैं जो पुलिस होती है. The poet says that in the night the tiger hears the sounds of patrolling cars. Patrolling cars are the vehicle of the police which are used to guard at night. So in the night the tiger hears the sound of these cars. He then stares at the shining stars and stares with the brilliant eyes. यहाँ पर क्या मतलब है, he then stares at the shining eyes, stars with his shining eyes. अपनी चमकीली आंखों से वो उन चमकीले सितारों को देखता है. The poet wants to say that the tiger is sad and he is confined in the cage, so he cannot do anything. Therefore, he stares at the stars in night and tries to divert his thought towards them. अपने आप को, अपने आप की सोच जो है वो अपनी थिंकिंग को, अपने दिमाग को डाइवर्ट करना चाहता है. So here the poem gets and I feel you guys will understand. And now we'll start in the next class, the next chapter.